कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न थे। आज हम हमारा बात उपसर्ग को पढ़ेंगे और समझी। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। तो आइए इस पाठ को विस्तार से पढ़ना हम प्रारंभ करते हैं। ये हमारा पाठ 5 उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के साथ जोड़कर अर्थ को बदल देते हैं, अर्थात किसी भी शब्द में लगकर उसके अर्थ में वह बदलाव ला देते हैं। शब्दों के साथ जुड़कर एक का महत्व स्पष्ट हो जाता है। वाक्य में ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते। अब उदाहरण के लिए शब्द है मार और उदाहरण के लिए एक शब्द है मान। अब मान के आगे सु लगा देना, यानी सु क्या है? उपसर्ग। सु उपसर्ग तो सु मार यानी अच्छा मार। सु का अब एक अलग कोई समझा जाए तो सु का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब यही सु मान के आगे लग जाता है तो अर्थ में बदलाव आ जाता है, एक निश्चितता आ जाती है। सुमान अर्थात अच्छा मान। अब अपमान। अपमान मान के आगे अप लग गया, अर्थात अप जो है वह उपसर्ग है। अपमान अर्थात किसी को अपमानित करना, किसी को लज्जित, किसी की बेइज्जती करना, अर्थात अपमान करना कहलाता है। नीचे तीर ऊपर दिए गए शब्दों में से सु और अप उपसर्ग है। इनसे शब्द मान और मान के अर्थ में परिवर्तन आ गया। मात में और मान में दोनों में जैसे उपसर्ग जुड़े तो इनके अर्थ में परिवर्तन देखा गया। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्दांश जो शब्द से पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ना देते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। अब जैसे मूल शब्द है देश, अब कितने सारे उपदेश उपसर्ग हो सकते हैं? प्रदेश, विदेश, स्वदेश, स्वदेश। अब प्र, वि और स्व 3 उपसर्ग हैं और इससे देश शब्द से बने हुए नए शब्द हैं प्रदेश, विदेश और स्वदेश। इसी तरीके से एक शब्द है गुण। गुण में ने उपसर्ग लगते ही बन जाएगा वह निर्गुण। क्या बन गया? निर्गुण। सगुण यदि गुण सहित और दुर्गुण यानी गलत गुण। ठीक है, तो एक ही गुण शब्द में इतने सारे उपसर्गों से नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार की। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा अरबी या उर्दू के उपसर्ग और चौथा उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के कुछ अव्यय। अब है संस्कृत के उपसर्ग। अ, आप और अप ये संस्कृत के उपसर्गों में से किए जाते हैं। जैसे रहित, निषेध, बुरा, नीचे और अप बुरा। शब्द बन जाएगा अमर, अमित, अजर, अशांत, अन्याय। और अवगुण, अवतार, अवमानना, अवहेलना, अवनोति, अपमान, अपयश और अपकर्म। इसी तरीके से आ उपसर्ग है आ, तक और साथ। तो आजायु, आमरण, आजीविका, आरक्षण, आवागमन। अभी यानी चारों ओर, अभिमान, अभिचर, अभिमुख, अभिषेक, अभिनय या फिर अभिषेक। प्रति यानी हरेक या सामने, प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रतिकार या प्रतिपल, प्रति मिनट। परि यानी चारों तरफ। परिधि, परिसर, परिचय, परिपूर्ण या परिक्रमा। उप यानी निकट, उपमंत्री, उपकार, उपनयन, उपनाम, उपवय। इसी तरीके से वि विभिन्नता, अभाव। अब है वि का भिन्नता और अभाव।
वस्तु विशेष, विपक्ष, विज्ञान, वियोग, विदेश इत्यादि। अब दूसरा है हमारे पास उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय। अब अव्यय कौन कौन से हैं हिंदी में और इनका अर्थ क्या क्या है? अव्यय है सह का मतलब साथ, सहपाठी, सहचर, सत यानी अच्छा, सत्संगत, सद्बुद्धि, सत्विचार, पुनर् अर्थात दोबारा, पुनराजन्म, पुनरागमन या पुनर्जन्म, चिर यानी देह, चिरका, चिरंजीव या चिरस्थायी, अधः अर्थात नीचे, अधःपतन या अधोगति, अंतर यानी अंतर, अंतरराष्ट्रीय, अंतर्ध्यान या अंतर्देशीय। इसी तरीके से अब तीसरे नंबर पर है हमारा हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में अ मतलब अभाव, अजय, अजातशत्रु, अमर, स यानी सहित, सद, सजल, सबाल, सपूत, सगुण, भर यानी पूरा, भरपेट, भरपूर, भरमार, उन यानी कम, 59, 29 इसके उदाहरण है। चार यानी चार, चारपाई, चार पहिया, कु और क यानी बुरा, कुपात्र, कपूत और कुचाल। अब है हमारा चौथा उर्दू के उपसर्ग, जिसमें आई, बद, बे, हर, ना, द, सन, ला, हम, कम, खुश और गैर सम्मिलित होते हैं। जैसे कि बद का मतलब बुरा, बदसूरत, बदनाम, बदकिस्मत, नाकाम नहीं, नालायक, नापसंद, नाचीज, सर का मुख्य, सरदार, सरहद, सरपंच और सरकार। इसी तरीके से खुश अर्थात अच्छा या श्रेष्ठ, तो खुशतिन, खुश नसीब, खुशबू, खुश खबरी, खुशहाल। इसी तरीके से गैर का निषेध, गैर हाजिरी, गैर सकानी और गैर जरूरी। तो इस तरीके से हमारा नियोपात उपसर्ग समाप्त होता है। आइए अब हम इसके अभ्यास कार्य को देखते हैं। प्रश्न पहला, निम्नलिखित मूल शब्द और उपसर्ग को अलग अलग कीजिए। अब इसमें हमें उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करने हैं। सबसे पहले है अभिमान। तो अभिमान का अभि उपसर्ग हो गया और मान मूल शब्द हो गया। दूसरा है अभयारण्य। अभयारण्य में कोई भी उपसर्ग नहीं है, मूल शब्द अभयारण्य ही है। अंतरराष्ट्रीय में अंतर उपसर्ग है, राष्ट्रीय मूल शब्द है। निर्लज में ली उपसर्ग है, लज्जा मूल शब्द है। पराजय में परा उपसर्ग है और जय मूल शब्द है। अब प्रश्न दूसरा, उचित उपसर्ग चुनिए और रिक्त स्थान में उसे जोड़कर एक नया शब्द बनाइए। स्थायी का तू यश, शेष में वि उपसर्ग, तो बन जाएगा नया शब्द हमारा विशेष। क्रमा तो परि इसका उपसर्ग हो जाएगा, फलस्वरूप शब्द हमारा बन जाएगा परिक्रमा।
संगति का सुसंगति, तो सुसंगत स्थाई, चिरस्थाई, चिरस्थाई। रचनात्मक मूल्यांकन में दो भिन्न उपसर्ग जोड़कर दो नए शब्द बनाने हैं, तो सुयश और अपयश। तो पहला क्या हो जाएगा? सुयश, दूसरा अपयश। इसी तरीके से सुगंध और अपगंध। सुगंध और द उपसर्ग लगाने से दुर्गंध। सुकर और अपकार। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।